स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्मृति एवं विस्मरण, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम स्मृति के अर्थ, उसके तत्व, उसके प्रकार और इसके साथ साथ विस्मरण का क्या अर्थ होता है, विस्मरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है और विस्मरण के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि स्मृति का अर्थ क्या होता है और इसके साथ साथ स्मृति या मेमोरी के कौन कौन से तत्व या एलिमेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्मृति एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा उनको प्राप्त करने की क्षमता से है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम किसी चीज़ को क्यों याद करते हैं। आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, कोई चाहे वो चैप्टर हो या कोई स्टोरी हो, तो वो चीज़ याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको वापस रिकॉल कर सकें। या मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और वो चीज़ हम अपने मेमोरी में लाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि जब एग्ज़ाम में हम बैठें तो हम उसको वहाँ पर रिकॉल कर सकें। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं? एक तो हो रहा है कि हम उसको याद कर रहे हैं, मतलब हम उसको मस्तिष्क में ला रहे हैं और याद करने के साथ साथ हम मस्तिष्क में उसको इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जब ज़रूरत पड़ने पर उसको वापस रिकॉल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो हो रहा है आपको कि इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क में आ रही है, दूसरा वह इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क में स्टोर हो रही है, और तीसरा जब आवश्यकता पड़े तो हम दोबारा उसका यूज कर सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मृति से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से होता है जिन्हें हम अपने माइंड में स्टोर कर पाए, अपने मस्तिष्क में स्टोर कर पाए, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिकॉल भी कर लें, उसे ही स्मृति कहेंगे। ऐसे नहीं कि आप चीज़ों को याद तो कर लिए लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो आप उनको दोबारा रिकॉल नहीं कर पाए। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, और आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं लेकिन उस टाइम पे आपको आंसर याद ही नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं और वो आंसर आपको याद आ जाते हैं, तो वह स्मृति नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वह स्मृति में वह सूचना संचित हुई होती तो सही समय पर उसका प्रत्याहान करने पर वह याद आ जाती, उसका रिकॉल करने पर वह याद आ जाता। स्मृति हम उसे ही कहते हैं जो सही समय पर, जिसे हम मस्तिष्क में स्टोर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उपयुक्त समय पर हम उसे वापस रिकॉल भी कर सकें, उसे ही हम स्मृति कहते हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रक्रिया अथवा योग्यता द्वारा व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में संचित या भंडारित करता है एवं आवश्यकता अनुसार उनको वर्तमान में लाता है, उसे ही स्मृति कहा जाता है। यहाँ पर लेहमैन और बटरफील्ड ने बताया है कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि एक खास टाइम ड्यूरेशन के लिए सूचनाओं को स्टोर करके रखना ही स्मृति है। अब वह खास टाइम कब से कब तक हो सकता है? तो वह समय 1 सेकंड से भी कम हो सकता है और संपूर्ण जीवन काल तक के लिए भी हो सकता है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ऐसी होती हैं जो माइंड में आई और तुरंत फॉरगेट हो गया, तुरंत हम उसे भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई
आपको अपना मोबाइल नंबर बता रहा है, अब मोबाइल नंबर उसने आपको बताया और तुरंत वो चीज़ें दिमाग से निकल गई, मोबाइल नंबर आप भूल गए। तो क्या है ये, क्या है ये, एक संवेदी स्मृति का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे टाइप्स मेमोरी के। तो जो इन्फॉर्मेशन आई और तुरंत निकल गई तो वो संवेदी स्मृति का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। जैसे आप का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी घटना मिल जाए, कोई अचीवमेंट आपने हासिल किया हो अपनी लाइफ में, तो ऐसी मेमोरीज क्या होती हैं, वो लाइफ टाइम तक हमें याद रहती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 3 तत्व के बारे में बताया है। 3 एलिमेंट बताए, कौन कौन से। पहला है कूट संकेतन यानी एनकोडिंग, दूसरा भंडारण स्टोरेज, और तीसरा है पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल। अब इन तीनों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूट संकेतन या एनकोडिंग के बारे में। अब एनकोडिंग क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इन्वायरमेंट से हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो चाहे देख के आ रही हो चाहे सुन के आ रही हो, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अपनी सुविधा अनुसार कुछ कोड में कन्वर्ट करके फिर अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में स्टोर रह सकें। इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल, कि हम जब उसमें नाम टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कीपैड पे टाइप करता हूँ अपना नाम अभिषेक, तो वहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ ABHISHEK, मैंने क्या टाइप किया, अभिषेक। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो ये अल्फ़ाबेट तो समझता नहीं है, वो तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि होती हैं 0 और 1। तो जब मैं कीबोर्ड पे ABHI ये सभी लेटर्स टाइप कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर है वो उनको समझने के लिए किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, बाइनरी नंबर्स में, 0 और 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर ले रहा है। और उसके बाद जब वापस दिखाना होता है डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे, तो किस लैंग्वेज में दिखाता है, वो दोबारा फिर अल्फ़ाबेट में ही दिखा देता है, और वहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट में ही ABHISHEK लिखा हुआ मिलता है। तो उसने क्या किया, उसने उसको एनकोड कर लिया अपनी लैंग्वेज में, और वापस जब मैंने उससे मांगा तो उसने किस में दे दिया, वापस मेरी लैंग्वेज में उसको वापस कर दिया। इस ट्रिक का इस्तेमाल हम कई बार पढ़ाई में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि आपने अभी लास्ट क्लासेस में पढ़े, वो किसके द्वारा दिया गया, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया। तो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये दिया गया पावलोव के द्वारा, तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। अब मैंने उसको मान लीजिए ऐसे याद कर लिया कि पी से पावलोव और सी से क्लासिकल कंडीशनिंग, तो मैंने याद कर लिया PC, ये हो गया मेरा क्लासिकल कंडीशनिंग याद हो गया। और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया, तो उसको मैंने कैसे याद कर लिया, SO। अब एग्ज़ाम में जब पूछा जा रहा है, या मान लीजिए आपके टीचर पूछ रहे हैं आपसे, तो आप उसको ऐसे तो बताएंगे नहीं, उसने पूछ लिया क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, तो आप बता देंगे PC। आपने तो उसको अपनी सुविधा के लिए एक कोड में कन्वर्ट कर लिया था, कोड में कन्वर्ट करके उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। जब आपका टीचर आपसे पूछता है, तो फिर आप उस कोड को दोबारा एक्सप्लोर करके और उसको बता दे रहे हैं कि P से पावलोव हो गया, C से कंडीशनिंग हो गया, तो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया गया था पावलोव के द्वारा, या S से स्किनर हो गया, O से ऑपरेंट हो गया, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया गया था स्किनर के द्वारा। तो कूट संकेतन में क्या होता है कि हम उसको अपनी सुविधा अनुसार एक कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कूट संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का
प्रतिक्षण कर व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप में या कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये कूट होगा। कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसा आकार दिया जाता है जिससे वह स्मृति में आसानी से प्रवेश पा सके। वही बात जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जिससे हम उसको लंबे समय तक अपने ब्रेन में स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा है भंडारण। अब भंडारण क्या है? स्मृति की यह दूसरी अवस्था है, या कह सकते हैं ये दूसरा तत्व है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोडिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई, एनकोडिंग के द्वारा, कहाँ से? इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुई, उन सभी इन्फॉर्मेशन को जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने ब्रेन में धारण करते हैं उसे हम स्टोरेज कहते हैं या भंडारण कहते हैं। इसमें बताया गया है कि संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। भंडारण में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, और इस अवस्था को धारण भी कहा जाता है या धारण की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर आपको ये अवस्था के रूप में लिखे हुए दिख जाएंगे कि मेमोरी की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई जाएंगी। कौन सी? एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। या कहीं कहीं ये एलिमेंट के रूप में दिखे हुए मिल जाएंगे कि मेमोरी के कितने एलिमेंट या कितने तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं, कूट संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट हमारा है पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में स्मृति में जो सूचनाएं हमने संचित की, पहले क्या किया? पहले हमने उसको एनकोड किया, एनकोड करने के बाद उसको अपने ब्रेन में स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वापस हम उनको क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टोर क्यों कर रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़े हमें तो हम उनको वापस कहीं यूज कर सकें। जिस प्रक्रिया द्वारा हम उन्हें वापस यूज करते हैं उसे ही प्रत्याहान या पुनः प्राप्ति कहा जाता है। इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं का प्रत्याहान एवं खोज किया जाता है। इसमें व्यक्ति मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारे ब्रेन में तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन को तो हम एक टाइम पे यूज करते नहीं हैं, कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही हम यूज करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है और जिसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कब हुआ, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? एक कंप्यूटर की तरह तुरंत फाइल को खोजने लगेगा कि वो कौन सी फाइल है ब्रेन में जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और वहाँ तक पहुँचकर वो फिर वापस बताएगा कि यहाँ जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था फिलॉसफी से। पहले फिलॉसफी की एक शाखा थी, उसके बाद यह एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। तो क्या हुआ? इस प्रक्रिया द्वारा इन्फॉर्मेशन को वापस अपने यूज में लाया जाता है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम स्मृति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।